नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात करें यदि प्रश्न संख्या 1 की, तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर 1 यानी विकल्प 1। विकल्प 1 क्या कहता है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, क्योंकि बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश आवश्यक है, जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने एवं बच्चे के अभिजात समूह व उसके दोस्त या खेलकूद के साथी होते हैं। अतः यह परिवेश बच्चे को नकारात्मक भाव के सापेक्ष सकारात्मक भाव की महत्ता भी बताता है। अतः इसका विकल्प ए सही होगा। बात करें यदि प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर ए है यानी ऑप्शन ए है खुले अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन बी है परियोजना। ऑप्शन सी है अवलोकन। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर डी यानी ऑप्शन डी इसका सही है, अर्थात विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, क्योंकि रचनात्मक आकलन के अंतर्गत छात्रों को खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, किसी विषय वस्तु का अवलोकन करना आदि आता है, जबकि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना मूल्यांकन का कार्य होता है। अतः इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की, तो प्रश्न संख्या है 3, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना या लिखाने पर बल देना। ऑप्शन बी है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। इस प्रश्न का सही विकल्प यानी सही ऑप्शन यानी सही उत्तर जो है वो उत्तर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, क्योंकि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होती है वह है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना तथा उनकी परेशानियों को जानना एवं उसे हल करना। यह तभी संभव है जब अध्यापिका प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहेगी। अतः प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति। ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी, बच्चे को स्वीकार करना। ऑप्शन डी, अध्यापक का सकारात्मक रुख। प्रश्न संख्या 4 का जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी सही है, अर्थात अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, क्योंकि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकृति देना एवं उन्हें उस कार्य के लिए और ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा एवं अध्यापक को अपने रुख को बच्चे के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने अनुसार बच्चों से कार्य करवाता है तो इससे बच्चे के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, तो प्रश्न संख्या 5 है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए।
सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, यही वाक्य मात्र निष्पक्ष है। बाकी अन्य तीनों वाक्य कहीं ना कहीं लिंग पक्षपात की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। प्रश्न संख्या 6 जो है इस प्रकार, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन ए, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन जो है वो बी सही है, अधिगम में अशक्तता के। क्यों? क्योंकि अधिगम का अर्थ है सीखना, यह प्रक्रिया जो कि पूरे जीवन चलती रहती है। अशक्तता का अर्थ है कि कमी, जिन बच्चों द्वारा लिखने में विपरीत छवियां एवं दर्पण छवि आदि गलतियां होती हैं, वह अधिगम में अशक्तता के कारण होती है। अतः यह मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक या संज्ञात्मक शक्ति काफी हद तक न्यून यानी बहुत कम होती है। इससे मानसिक बंधन भी कहते हैं। अतः प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी सही है, अधिगम में अशक्तता के। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए है, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, क्योंकि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को उनके सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। अतः प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। तो प्रश्न संख्या 8 है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। ऑप्शन सी, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता। ऑप्शन डी, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी सही है, यानी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरणिक शक्ति। एक अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बालक वह है जिसमें उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता व उच्च स्मरण शक्ति हो। अतः प्रश्न 8 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण बात करें यदि प्रश्न संख्या 9 की, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन जो बी है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी, ये बच्चों के विचारों के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन डी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अर्थात ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये बच्चों के विचारों को समझने का एक तरीका उपलब्ध कराती है, जिससे अवगत होकर अध्यापक उनके विचारों भावों को निर्देशित करता है। अतः प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुकूलन। ऑप्शन बी, स्मृति आधारित चिंतन। ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी, अभिसारी चिंतन। प्रश्न संख्या
10 का ऑप्शन सी सही है। सी अपसारी चिंतन, अर्थात आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए जाते हैं तथा वह अपनी ओर से कुछ तथ्य जोड़कर एक निष्कर्ष निकालता है। अतः प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 की, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों को पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। बी, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। ऑप्शन डी, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ऑप्शन जो है वो सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। क्योंकि अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन करना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इससे माध्यम से अध्यापक उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन कर अपने शिक्षण कार्य करा सकता है। अतः प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 का। तो प्रश्न संख्या 12 है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए है, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। बी ऑप्शन, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। ऑप्शन सी, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। ऑप्शन डी, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। बात करते हैं उत्तर की, तो इसका 12वें का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प है हमारा ए, अर्थात विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अधिगम के अनुभवों को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर चर्चा और वाद विवाद करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण देना, ये अनुभव अधिगम को सुगम बनाते हैं। जबकि किसी वस्तु की या विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति कराना अधिगम को सुगम व सार्थक नहीं बनाता। अतः 12वें का विकल्प ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 का। तो प्रश्न संख्या 13 है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी, बच्चे की छवि को सुधार करना या सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन जो डी है वो सही है, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। क्योंकि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उनके स्वयं के प्रति अवधारणा नष्ट हो जाती है तथा कुछ नया सीखने के प्रति उनमें भय या नकारात्मकता उत्पन्न होती है जो उनके विकास को बाधित करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 का। तो प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन ए, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन बी, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन सी, साथी एवं माता पिता। ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। 14वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, वो डी है, माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होता है वो माता पिता एवं भाई बहन है एवं पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। अतः 14वें का जो ऑप्शन डी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो प्रश्न संख्या 15 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ऑप्शन बी, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन सी, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। ऑप्शन डी, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। प्रश्न संख्या 15 का जो ऑप्शन है वो ए, यानी प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ऑप्शन ए 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न संख्या
16 की, तो प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 16 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, 9 से 12 वर्ष। परिवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। प्रश्न संख्या 17, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत एवं असतत अधिगम, ऑप्शन डी प्रकृत तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। प्रश्न संख्या 17 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, प्रकृत तथा पालन पोषण वाद विवाद। क्योंकि प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। अतः उपयुक्त 17 की बात करें प्रश्न संख्या तो ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की, तो प्रश्न संख्या 18 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं ऑप्शन ए पार्श्वकरण, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी सहारा देना। प्रश्न संख्या 18 का जो विकल्प है वो डी सहारा देना। अर्थात यदि छात्र द्वारा किसी की सहायता से प्रश्नों का हल किया जाता है जो कि उससे बड़ा है तो इस प्रकार के मार्गदर्शन को सहारा देना ही कहा जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की, तो प्रश्न संख्या 19 है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन ए एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऑप्शन बी भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन डी लिंग पूर्व ग्रह से ग्रस्त है। प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। इसलिए अध्यापिका ने कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, क्योंकि सभापति एक पुल्लिंग शब्द है जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों आते हैं। अतः अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग किया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की, तो प्रश्न संख्या 20 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिससे छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। इसके माध्यम से अध्यापक छात्रों का नियमित निदान और उसके बाद सुधारात्मक अनुदेशन के आधार पर उनकी उपलब्धियों और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार हेतु मूल्यांकन का उपयोग करता है। अतः प्रश्न 20 का ऑप्शन डी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 21, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए है स्तर 3, ऑप्शन बी स्तर 4, ऑप्शन सी स्तर 1, ऑप्शन डी स्तर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्तर 1, क्योंकि कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व
परंपरागत स्तर है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या में मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले स्थूल परिणामों से आकी जाती है। अतः 21 का जो ऑप्शन सी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। तो प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन डी, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, क्योंकि सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें व्यक्ति या बालक स्वतंत्रता पूर्वक तथा सरलता पूर्वक सहभागी बन सके और सामाजिक कौशलों को सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई ऐसी बात या कार्य बताया जाए या कराया जाए जो छात्रों के सामाजिक पृष्ठभूमि से भिन्न है या उनके अनुकूल नहीं है, तो इस से छात्रों के सामाजिकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो कि किसी भी दशा में सामाजिकरण की प्रगतिशील मॉडल नहीं है। अतः प्रश्न संख्या 22 का जो ऑप्शन बी है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। तो इसमें दे रखा है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। ऑप्शन बी, जांच एवं परीक्षण के लिए। ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। ऑप्शन डी, पृथक्करण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प संख्या सी, प्रेरणा के लिए, क्योंकि अधिगम में आकलन आवश्यक है। इससे छात्र और अध्यापक दोनों का आकलन होता है तथा अध्यापक छात्रों का आकलन कर उनकी कमजोरियों की पहचान करते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी कमजोरियों को जानकर उसमें सुधार करते हैं। अतः प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। तो प्रश्न संख्या 24 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, समायोजन। ऑप्शन बी, साम्य धारण। ऑप्शन सी, आत्म सात्कारण। ऑप्शन डी, संगठन। प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो उत्तर है सी, आत्म सत्कारण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया को आत्म सात्कारण के नाम से जाना जाता है। 24 का जो सही विकल्प है वो सी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। तो प्रश्न संख्या 25 है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नता से। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम से। ऑप्शन बी, बुद्धि के सिद्धांतों से। ऑप्शन डी, पर्यावरण से। प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नता से, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हो तो उसे इस प्रकार का अध्ययन व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत से संबंधित है। अतः प्रश्न 25 का जो ऑप्शन ए है वो सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 का। तो प्रश्न संख्या 26 है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी, एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन बी, विशेष शिक्षा। ऑप्शन डी, अपवर्जक शिक्षा। प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ए, समावेशी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र का और एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बीतता है। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही है, समावेशी शिक्षा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास। ऑप्शन बी, सामाजिक विकास से। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन डी, शारीरिक विकास से। प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो है ए, संवेगात्मक विकास से, क्योंकि माता पिता तथा अध्यापकों को बालक के संवेगात्मक
व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा वांछित संवेगों को प्रोत्साहन करने का प्रयास किए जाने चाहिए। शोधन, अध्यावसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 का। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार, डिस्कैल्कुलिया गणना विकार तथा डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। तो प्रश्न संख्या 29 है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी क्रियाकलाप। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, सामाजिक अनुभव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव वाला व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, अतः प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी सही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 का। प्रश्न संख्या 30 है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन ए पर्यावरण का पुनः निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ऑप्शन सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सके, ऑप्शन डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, क्योंकि बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन्य उप सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत शामिल है। इन तीनों उप सिद्धांतों के अनुसार क्रमशः अपने वातावरण के साथ अनुकूलतम समायोजन, अनुभवजन्य व्यवहारिक ज्ञान व अवलोकनात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमताएं विकसित होती है, अतः केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना इसमें शामिल नहीं है। तब प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी सही है।